Hi everyone, welcome back to my channel Literature and Literature. विलियम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं, पार्ट 4 है. ठीक है. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ऑफ योर्स, लेट्स स्टार्ट. एज यू लाइक इट इनका अगला वर्क है. ये कॉमेडी है. इससे पहले हमने एक ट्रेजेडी करी है जो क्या थी, जूलियस सीजर. आई होप आपको वो याद होंगे क्योंकि क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं ना, तो फिर वो याद रखना इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आ सकता है पेपर में. तो जूलियस सीजर के बाद अब आ जाएंगे हम एज यू लाइक इट पे. एज़ यू लाइक इट 1599 में लिखी थी. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ आपको याद रखना है, वो है अंडर द ग्रीनवुड ट्री. ये जो फ्रेज़ है ये एज़ यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है उससे लिया गया है. एंड दिस इज़ द टाइटल ऑफ अ वर्क बाय थॉमस हार्डी. थॉमस हार्डी भी एक ब्रिटिश राइटर हैं. आपने शायद इनके बारे में पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा है तो ये आगे आएंगे, इम्पॉर्टेंट हैं ये काफ़ी. तो थॉमस हार्डी ने क्या लिखा है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री. कहाँ से उठाया है, विलियम शेक्सपियर एज यू लाइक इट, वहाँ से टाइटल ये लिया गया है. ठीक है. अब देखो इसमें कैरेक्टर्स. ड्यूक सीनियर, ड्यूक फ्रेडरिक. ठीक है. ड्यूक फ्रेडरिक और ड्यूक सीनियर भाई हैं, लेकिन ड्यूक फ्रेडरिक ने ड्यूक सीनियर को अपनी पोजीशन से निकाल दिया है और ख़ुद वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली है. ठीक है. तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके बाद मतलब ड्यूक फ्रेडरिक बहुत अच्छा तो सोचते नहीं होंगे ड्यूक सीनियर के बाद तभी के बारे में, तभी वो उनको ऐसा करना चाह रहे हैं. उनको उन्होंने अपनी सीट से निकाल दिया. तो ड्यूक फ्रेडरिक डेफिनेटली वो अच्छे टर्म्स में नहीं है विद ड्यूक सीनियर, तो वो उनको बैनिश कर देते हैं. ड्यूक सीनियर चले जाते हैं. वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में. फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में. लेकिन अब इन दोनों की बेटियां हैं. ड्यूक सीनियर की बेटी है रोजलिंड और ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है सीलिया. और रोजलिंड और सीलिया आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं. अब ये कज़न्स तो हैं ही ऑब्वियसली, मैं इनके यहाँ लिख देती हूँ मैं ये. अगर ये ब्रदर्स हैं तो ये तो कज़न्स हुए और ये काफ़ी अच्छे आपस में इनकी बनती है. तो ड्यूक फ्रेडरिक जब ड्यूक सीनियर को निकाल भी देते हैं तब वो अलाउ करते हैं कि चलो रोजलिंड रह सकती है उनके साथ, उनकी बेटी के साथ. ठीक है, क्योंकि वो अच्छे दोस्त हैं. तो ड्यूक फ्रेडरिक पहले तो ये करते हैं, लेकिन फिर पता नहीं उनको वो सोचते हैं कि नहीं, रोजलिंड को भी बैनिश कर देना है. बैनिश, रोजलिंड को भी निकाल देना है और वो भी आसपास नहीं दिखनी चाहिए. तो रोजलिंड को भी वो निकाल देते हैं. लेकिन उनकी अपनी बेटी सीलिया रोजलिंड के साथ जाने का डिसाइड करती है. वो सोचती है कि यार मैं भी रोजलिंड के साथ चली जाऊंगी. तो सीलिया रोजलिंड के साथ चली जाती है और ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये भी जाएंगे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में. ठीक है. अब सीलिया जो है वो ऑब्वियसली अपने पापा को तो नहीं बताएगी, है ना. अब पापा के विश के अगेंस्ट कुछ कर रही है तो बताएगी नहीं. तो ये चली जाती है, पापा को नहीं बताती है. तो जिस दिन ये गायब होती है तो ड्यूक फ्रेडरिक को ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा होता ही है ना कि कहाँ चली गई बेटी. और उनको शक होता है ऑरलैंडो के ऊपर. ऑरलैंडो एक इंसान है, इनको उनके ऊपर शक होता है क्योंकि ऑरलैंडो भी डिसअपियर हो गया होता है सेम डे जिस दिन सीलिया डिसअपियर होती है. अब ऑरलैंडो और सीलिया की जो डिसअपियरेंस है ना, इनमें आपस में कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सेम डे पे डिसअपियर हुए हैं तो ड्यूक फ्रेडरिक को तो शक हो रहा है. ठीक है. तो ऑरलैंडो क्यों डिसअपियर होता है उसके बारे में बात करते हैं. पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑरलैंडो वॉज इन लव विद रोजलिंड. ये एक रेसलिंग मैच में मिले थे और वहाँ पे ऑरलैंडो हैड फॉलन फॉर रोजलिंड. लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये भी भाग जाता है कहाँ, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में. क्यों डिसअपियर हुआ है ना ये भी, क्यों हुआ, क्योंकि इसका भाई होता है एक ऑलिवर. ऑलिवर जो है उसने एक मर्डर प्लॉट किया होता है अगेंस्ट ऑरलैंडो और ऑरलैंडो को पता चल जाता है और इसीलिए वो भाग जाता है. और कहाँ जाता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में. ऑलिवर और ऑरलैंडो ऑब्वियसली, अब ऑलिवर ने मर्डर प्लान किया है तो इनकी अच्छी तो नहीं बनती होगी. तो ऑलिवर जो है, होता क्या है ना, एक सर रॉलैंड होते हैं, उनसे इनहेरिटेंस मिली होती है. तो अब ऐसा होता है कि सबसे बड़े भाई को पैसे मिलने होते हैं. तो ऑलिवर जो है वो बड़ा भाई है. तो ऑलिवर को वो जो सर रोलैंड है वो बोल के जाते हैं कि अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, ऑरलैंडो का ध्यान रखना. लेकिन ऑलिवर बहुत उनको जानबूझ के डिनाई करते हैं, पैसे नहीं देते हैं पैसे. तो ऑलिवर को ऑरलैंडो बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं. अब होता क्या है कि क्योंकि ऑरलैंडो और सीलिया सेम डे गायब हुए हैं, क्या बताया था मैंने, सीलिया इसलिए क्योंकि वो रोजलिंड के साथ चली गई. क्योंकि सीलिया के पापा ने रोजलिंड को भी निकाल दिया तो सीलिया भी साथ ही चली गई है. और ऑरलैंडो क्यों गायब हुए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ऑलिवर उनको मारने का प्लान कर रहे हैं. और ये सब लोग गए कहाँ, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में. ठीक है.
अब क्योंकि ये दोनों गायब हुए हैं और ड्यूक फ्रेडरिक को कोई कनेक्शन लग रहा है, तो वो ओलिवर को भेजते हैं कि जाओ ओलिवर तुम ढूंढो ऑरलैंडो को। अब ओलिवर तो मतलब उसको तो वो हो गया ना, ओलिवर को तो वैसे भी ऑरलैंडो पसंद नहीं है, ऊपर से अब तो ड्यूक फ्रेडरिक ने बोल दिया है कि ऑरलैंडो को ढूंढो। तो ओलिवर भी निकल पड़ते हैं ऑरलैंडो को ढूंढने, और ये भी कहाँ जाएंगे फिर अल्टीमेटली, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। तो ये सारे कैरेक्टर्स कहाँ पहुँच रहे हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। अभी जल्दी से ये देख लो ये दोनों चीज़ें। रोज़लिंड गैनीमीड की तरह डिस्गाइज होके गई हैं। डिस्गाइज किया है एज, डिस्गाइज भेस बदला है एज गैनीमीड, और सीलिया ने अपना भेस बदला है एज एलियाना। अब सीलिया ने तो एलियाना बनी है, एलियाना भी लड़की है, सीलिया भी लड़की हैं, तो बेसिकली इन्होंने तो एक लड़की का ही भेस बदला है। लेकिन रोज़लिंड ने एक लड़के का भेस ले लिया है, शी इज़ ड्रेस्ड अप एज अ मेल। इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस ड्रेसिंग। और ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि क्रॉस ड्रेसिंग क्या होता है। कौन से प्ले में देखा था हमने, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ठीक है। उसमें कौन कौन है दो जेंटलमैन, प्रोटियस एंड वैलेंटाइन, याद होना चाहिए अभी तक, ठीक है। चलो, तो उसमें भी क्रॉस ड्रेसिंग हुई थी, दैट वाज द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग हुई थी। एंड अब हमने देख लिया एज यू लाइक इट में भी क्रॉस ड्रेसिंग हो रही है, रोज़लिंड ड्रेस कर रही है एज गैनीमीड, ठीक है। अब क्या होता है, फॉरेस्ट में ये सब मतलब हैं, ठीक है। नाउ ऑरलैंडो एंड रोज़लिंड रन इनटू ईच अदर, ये गलती से आमने सामने आ जाते हैं फॉरेस्ट में। और ऑब्वियसली ऑरलैंडो तो नहीं पहचानेंगे रोज़लिंड को, क्योंकि रोज़लिंड ने क्या डिस्गाइज किया हुआ है खुद को, एज गैनीमीड, जो कि एक लड़का है। तो ऑरलैंडो समझ रहे हैं कि ये तो गैनीमीड है, और गैनीमीड को ना वो बताते हैं कि कैसे वो रोज़लिंड से प्यार करते हैं, और मतलब कि ना कितना वो दर्द में है, वैसे वैसा। तो गैनीमीड क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं ना तुम्हें तुम्हारे आई हेल्प यू गेट ओवर इट, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे भूलना है उसको, या कैसे अपने आप को इससे बाहर निकालना है। तो लेकिन एक शर्त रखते हैं गैनीमीड बोलते हैं कि आपको ये प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मैं रोज़लिंड हूँ, और रोज़ मेरे पास आना पड़ेगा मुझे वू करने के लिए। कहाँ आना पड़ेगा, वू करने के लिए आना पड़ेगा, जहाँ पे भी रोज़लिंड यानी कि गैनीमीड रह रहे हैं। तो वो होता है क्या, किसी को मनाना शादी के लिए, वो एक जो पीरियड चलता है जब आप किसी को मना रहे होते हो फॉर मैरिज, वो वू करना कहते हैं। तो ऑरलैंडो मान जाते हैं कि ठीक है, वो क्या करेंगे, वू करेंगे किसको, गैनीमीड को, ये समझ के कि गैनीमीड कौन है, रोज़लिंड है। अब ऑब्वियसली ऑरलैंडो को तो नहीं पता ना कि रोज़लिंड है, रोज़लिंड ही गैनीमीड है। तो रोज़लिंड तो ये कर रही है, ठीक है। और ये शुरू भी जाता है, ऑरलैंडो रोज़ जाते हैं रोज़लिंड के पास, यानी कि गैनीमीड के पास। एक दिन वो नहीं पहुंचते हैं। जिस दिन वो नहीं पहुंचते हैं ना, तो वो देखते हैं कि ऑरलैंडो की जगह आ रहे हैं ओलिवर। कौन देखते हैं, रोज़लिंड जहाँ होती है वो देखती है कि ऑरलैंडो नहीं आया लेकिन ओलिवर आ गया है। और ओलिवर बोलता है कि मुझे गैनीमीड के लिए भेजा गया है, और मुझे ये बोला गया है कि गैनीमीड को बताना है कि मैं, यानी कि ऑरलैंडो आज नहीं आ सकता है। और क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि ऑरलैंडो को लग गई है। और उसको कैसे लगी है, क्योंकि वो ओलिवर को बचा रहा था। अब देखो, ओलिवर ऑरलैंडो को ढूंढते हुए आ रहा है क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक ने बोला है। ओलिवर को ऑरलैंडो नहीं पसंद है, ओलिवर ने ऑरलैंडो के लिए इनफैक्ट मर्डर प्लान किया था, वही रीज़न है कि ऑरलैंडो फॉरेस्ट में है। लेकिन फिर भी ओलिवर जो है, जब वो उनके ऊपर अटैक होता है, एक लायन अटैक करना होता है, तो ऑरलैंडो उनको हेल्प करते हैं, उनको सेव करते हैं, और उस प्रोसेस में उन्हें खुद लग जाती है। तो ये इतना अच्छा इवेंट है कि इससे ओलिवर का ऑब्वियसली आप चेंज ऑफ हार्ट देखेंगे, किसी ने जान बचा दी यार, तो चेंज ऑफ हार्ट होगा, ठीक है। तो ओलिवर का चेंज ऑफ हार्ट होता है, और वो अच्छा फील करते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि मतलब ऑब्वियसली फिर वो जो फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी होती है वो सबसाइड कर जाती है, वो नहीं रही। और जब ओलिवर और सीलिया मिलते हैं तो दे ऑल्सो फॉल इन लव विद ईच अदर। अब उनको भी नहीं पता कि सीलिया ही एलियाना है, पर चलो लड़की है तो एटलीस्ट ये वाला कॉन्सेप्ट सही बैठ गया कि चलो एलियाना भी लड़की है, सीलिया भी लड़की हैं। ओरलैंडो को तो पता ही नहीं है कि गैनीमीड जो कि वो एक लड़का समझ रहे हैं वो एक्चुअली एक लड़की है, ठीक है। अब क्या है, इसमें एक और कैरेक्टर है, फीबी एंड सिल्वियस। फीबी एक लड़की हैं एंड शी हैज़ फॉलन इन लव विद गैनीमीड, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता कि गैनीमीड बेसिकली रोज़लिंड है। तो फीबी हैज़ फॉलन इन लव विद गैनीमीड, एंड सिल्वियस इज़ इन लव विद फीबी, लेकिन फीबी इज़ नॉट इन लव विद सिल्वियस, ठीक है। तो ये भी एक
थोड़ा सा एंगल है इस स्टोरी में। फिर क्या है कि चलो ये भी हो गया। अब क्या है कि ये आएंगे अपने ड्यूक फ्रेडरिक, ये आएंगे ढूंढते हुए ड्यूक सीनियर को फॉरेस्ट में। तो ये भी अल्टीमेटली कहाँ आ गए, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। ड्यूक फ्रेडरिक ढूंढते हुए आ रहे हैं ड्यूक सीनियर को, लेकिन रास्ते में एक हर्मिट मिलता है। कौन मिलता है? हर्मिट। जो ये हर्मिट होता है, ये ड्यूक फ्रेडरिक को कुछ कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिस वजह से ड्यूक फ्रेडरिक का भी चेंज ऑफ हार्ट होता है। उन्हें भी लगता है कि यार नहीं, तो वो भी ड्यूक सीनियर से जो अपना उनको अटैक करने चले थे, वो डिसाइड करते हैं कि नहीं करेंगे अब। तो एक हैप्पी सा एंडिंग है, एक रिकन्सिलिएशन है एंड में कि चलो सब सही हो गया, कोई किसी को नहीं मारना चाहता अब। रिकन्सिलिएशन समझते हैं सब कुछ, एक तरीके से समझौता टाइप, नॉट एग्जैक्टली समझौता, पर हाँ रिकन्सिलिएट कर गए। इस वर्ड को सर्च करना ही क्या मतलब होता है, ठीक है, वोकैबुलरी भी अच्छी करो अपनी। चलो, ये हो गया आपका प्लॉट। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको याद रखनी है, एक तो आपको रोज़लिंड का कैरेक्टर नहीं आप भूल सकते। अगर आप मुझे बताएं, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी जब आपको यूनिवर्सिटी विट्स पढ़ा रही थी। मैंने आपको बोला था कि शेक्सपियर के बहुत सारे वर्क्स इंस्पायर्ड हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी विट्स, फ्रॉम मार्लो, फ्रॉम किड, फ्रॉम ग्रीन, है ना, फ्रॉम पील, जॉर्ज पील। तो आप मुझे बताओ कि रोज़लिंड कैरेक्टर टाइटल में ही बताया हुआ है मैंने किसी एक यूनिवर्सिटी विट के, मतलब यूनिवर्सिटी विट ने एक वर्क लिखा है जिसके टाइटल में ही ये नाम आता है रोज़लिंड। आप बताओगे कि कौन सा है? मतलब सर्च करो, सर्च मत करो, मतलब मेरा मतलब है सोचो, बताने तो मैं ही वाली हूँ थोड़ी देर में। तो रोज़लिंड किसने लिखा था? एक वर्क था, उसमें रोज़लिंड का नाम आता था। वर्क आप मुझे पूरा नीचे कमेंट्स में लिख के बताएंगे, पर उसके टाइटल में रोज़लिंड आता है। किसने लिखा है वो वर्क? अगर आपको कुछ याद आया हुआ, लिखा था कि नहीं लिखा था, तो ये आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है, पूरा पूरा टाइटल। चलो, अम, हाँ, तो मैंने आपको ये देखो, ये कैरेक्टर है ना। फिर अम, हम्म, इस वर्क में ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसमें एक जैक करके कैरेक्टर है। वो कहता है यार, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. कहने का मतलब ये है कि यार एक वर्ल्ड, ये स्टेज है, थोड़ा सा ये बता रहा है कि इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब हम सब की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, हमारे अपने पार्ट्स हैं, हमारे अपने टाइमिंग्स हैं इस दुनिया में आने के, यहाँ से चले जाने के, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी है कि जो जहाँ तक मुझे ये, जो जिस तरह से मैं इसको देखती हूँ, कि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है कि ये चीज़ें डिसाइडेड है स्टेज पे, जो हो रहा होता है वो कोई डिसाइड करता है, राइट। तो वैसा सा थोड़ा सा इसका, इस लाइन का मतलब ऐसा लग रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये याद रखना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑल द वर्ल्ड ए स्टेज एंड ऑल men एंड women merely प्लेयर्स, ठीक है। ठीक है, इस वर्क में आपको टच स्टोन याद रखना है। टच स्टोन फूल है, ठीक है। शेक्सपियर के वर्क्स में फूल्स थोड़े से याद रखने होते हैं कि कौन किस प्ले में है, ठीक है। टच स्टोन एक फूल है। अच्छा, फूल्स यूजुअली कॉमेडीज़ में होते हैं, लेकिन अभी हम एक ट्रेजेडी देखेंगे आगे जिसमें फूल एक ट्रेजेडी में भी है, पर यूजुअली कॉमेडीज़ में होते हैं, ठीक है। चलो, एज़ यू लाइक इट तो यही, आई थिंक इतना ही है एज़ यू लाइक इट में। हाँ, इसमें एक और है, ये जब ओलिवर, ओलिवर जब जाते हैं ना रोज़लिंड के पास, जब बताने जाते हैं कि ऑरलैंडो नहीं आ सकता क्योंकि उन्हें लग गई है, तो वो उन्हें एक हैंकी दिखाते हैं जिसमें ब्लड लगा होता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा इवेंट है, याद रखना कि उनको एक ब्लड का हैंकी दिखाते हैं। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं अगला वर्क जो है हैमलेट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत, मतलब मैं कितने स्टार लगाऊं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्क। बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये प्ले को हो सके, मतलब वो
पढ़ लेना, अगर मतलब आप उस टाइप का टाइम निकाल सकते हैं तो प्लीज़ पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आएगा आपको प्ले पढ़ने में, काफ़ी अच्छा प्ले लगता है मुझे तो। अम, और अम, ये है भी थोड़ा लंबा है, इट्स द लाइक द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, तो ऊपर पढ़ लेना इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें इतने डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि आप पढ़ भी लोगे ना अगर, तो भी हो सकता है कि भूल जाओ पेपर में कि कहाँ से आया, तो उस हिसाब से देख लेना कॉस्ट बेनिफिट क्या है। पर मैंने तो देखो पढ़ा है ये प्ले, क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने तो फिर करा था ये। और बहुत ही टाइम की कमी है ना, तो फर्स्ट पेज ऑफ द प्ले तो ज़रूर पढ़ के जाना, और लास्ट पेज ऑफ द प्ले, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पूरा टाइटल जो है वो है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। सेटिंग है एल्सिनोर में। अब आप बताएंगे कि एल्सिनोर कहाँ है, और आपको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। एल्सिनोर कहाँ हो सकता है? एल्सिनोर डेनमार्क में ही है, ठीक है। प्रिंस ऑफ डेनमार्क, हैमलेट की स्टोरी है, तो क्या चांसेस हैं कि एल्सिनोर कहाँ होगा? डेनमार्क में ही होगा, ठीक है। तो एल्सिनोर इज़ इन डेनमार्क। अब देखते हैं इसके कैरेक्टर्स। किंग हैमलेट, ये प्ले के स्टार्टिंग में ही आपको मतलब ये इनका मर्डर हुआ होता है। सो प्ले में किंग हैमलेट नहीं दिखाई देते हैं, इनका घोस्ट दिखाई देता है, ठीक है। इनका घोस्ट दिखता है, किंग हैमलेट नहीं होते। और जो इपोनिमस कैरेक्टर, ये विकैबुलरी आपको आनी चाहिए। इपोनिमस, इपोनिमस क्या होता है ये आप बताएंगे मुझे, पर हैमलेट इज़ एन इपोनिमस कैरेक्टर, ठीक है। चलो मैं बता देती हूँ। हैमलेट जो है, और यहाँ पे भी हैमलेट है टाइटल में भी, तो जब भी कोई कैरेक्टर होता है प्ले में और वो टाइटल में भी होता है, तो उसे हम इपोनिमस कैरेक्टर बोल सकते हैं। आप टाइटुलर कैरेक्टर भी बोल सकते हो, पर अगर ये वर्ड आ जाए तो आपको आना चाहिए कि इपोनिमस कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। इपोनिमस कैरेक्टर, तो हैमलेट इज़ एन इपोनिमस कैरेक्टर इधर। और हैमलेट जो है ये बेटे हैं ऑफ गर्ट्रूड एंड किंग हैमलेट, ठीक है। और किंग हैमलेट मर्डर हो चुका है, और किया किसने है? क्लॉडियस ने। ये हमें कैसे पता चलता है? किंग हैमलेट का घोस्ट बताता है खुद हैमलेट को कि क्लॉडियस मर्डर्ड हिम। कैसे? पॉइजन दिया था। कैसे मर्डर किया था? पॉइजन दिया था, ठीक है। तो फिर अच्छा, जो हैमलेट की मम्मी है गर्ट्रूड, उन्होंने शादी किससे करी हुई है? अपने ही एक्स हस्बैंड के मर्डरर से, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि गर्ट्रूड को नहीं पता कि क्लॉडियस ने मर्डर किया हुआ है किंग हैमलेट का, ठीक है। तो इन्होंने तो शादी करी हुई है, और हैमलेट को क्लॉडियस नहीं पसंद, ठीक है। एक तो ऑब्वियसली उनको पता चलता है, घोस्ट, उनके फादर के जो घोस्ट हैं वो उन्हें बताते हैं कि क्लॉडियस मर्डर्ड हिम, और वो चाहते हैं कि हैमलेट रिवेंज ले, है ना, ये घोस्ट बोलते हैं हैमलेट को। दूसरा, क्योंकि उन्होंने शादी कर ली होती है उनकी मम्मी से, तो हैमलेट को वो नहीं पसंद होते, और ये फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। क्लॉडियस को भी हैमलेट कोई खास पसंद नहीं है, अभी पता चलेगा हमें, हम जब देखेंगे स्टोरी क्या है। हैमलेट की लव इंटरेस्ट है ओफीलिया। अब क्या है कि जब प्ले चल रहा है ना, तब तो इनका कुछ ऐसे लव एंगल इतना दिख नहीं रहा, लेकिन इतना पक्का लगता है कि ओफीलिया और हैमलेट पास्ट में ये रिलेशनशिप में रह चुके हैं। ओफीलिया का भाई है लायर्टिस, और इन दोनों के फादर हैं पोलोनियस। पोलोनियस जो हैं वो क्लॉडियस के काउंसलर हैं। वो क्लॉडियस के क्या हैं? काउंसलर। सो बेसिकली क्लॉडियस के जो काउंसलर हैं पोलोनियस, उनके दो बच्चे हैं, लायर्टिस एंड ओफीलिया। एंड ओफीलिया हैज़ अ लव रिलेशन विद हैमलेट। बाकी इनको बाद में देखते हैं। चलो बता देती हूँ। फोर्टिनब्रास जो है वो नॉर्वेजियन किंग है। फ्रांसिस्को और बर्नार्डो सेंटिनल्स हैं। सेंटिनल्स, नो दिस वर्ड। सेंटिनल्स होता है गार्ड, जब आप किसी चीज़ को गार्ड कर रहे होते हो, स्पेसिफिकली उस टाइप के लोग जो किसी चीज़ को गार्ड कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न ये हैमलेट के दोस्त रहे हैं, और होरेशियो हैमलेट का बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो जब ये प्ले ओपन होता है ना, आप देखते हो कि फ्रांसिस्को और बर्नार्डो आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही है इनकी।
तो फ्रांसिस्को और बर्नार्डो की अगर कॉन्वर्सेशन हो रही है तो इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर्स में। वैसे तो शायद मैं इनको नहीं बताती, पर फर्स्ट पेज ऑफ द प्ले में लिखे हैं यार। तो फ्रांसिस्को और बर्नार्डो आपको पता ही होने चाहिए। फ्रांसिस्को एंड बर्नार्डो, ठीक है। तो ये आपस में बात कर रहे हैं जब इनके सामने अपीयर होता है कौन, द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट। किंग हैमलेट, अच्छा जब मैं किंग हैमलेट बोलूँ तो मतलब फादर, और जब मैं हैमलेट बोलूँ तो मतलब बेटा, द इपोनिमस कैरेक्टर, ठीक है। तो फ्रांसिस्को और बर्नार्डो आपस में बात कर रहे हैं, तब तक उन्हें घोस्ट दिखता है। किसका घोस्ट है? किंग का घोस्ट दिखता है। वो होरेशियो को बताते हैं, होरेशियो हैमलेट को बताते हैं, एंड फाइनली जो किंग हैमलेट है उनका घोस्ट हैमलेट के सामने आता है और वो बोलता है कि ऐसे ऐसे क्लॉडियस ने मुझे मारा है एंड तुम अब मेरी मौत का बदला लो। तो हैमलेट को जब ये पता चलता है कि उनके पापा को मर्डर किया गया है बाय क्लॉडियस, तो हैमलेट भी ना डिसाइड करते हैं कि ठीक है, अवेंज करना है, अवेंज अवेंज करना है, रिवेंज लेनी है ना। तो हैमलेट भी रिवेंज लेने में मतलब अपना स्टार्ट कर देते हैं उसको, काम को। पर हैमलेट जो है ना वो डिसाइसिव नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पाते। उन्हें समय लगता है ये डिसाइड करने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसीलिए इस वर्क का बहुत ज़्यादा फेमस कोट है, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। टू बी और नॉट टू बी, करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो वो इनकी इनडिसाइसिवनेस को दिखाता है। और हैमलेट थ्रू आउट द प्ले आपको ये करते हुए दिखेंगे कि वो थोड़े से उन्हें नहीं समझ आ रहा, उन्हें अभी अभी भी उन्हें कन्फर्म्ड नहीं है कि अब देखो घोस्ट ने आके बोला है कि क्लॉडियस ने उनके पापा को मारा है, लेकिन हैमलेट इज़ नॉट श्योर। और ये जो श्योरिटी नहीं है, इस वजह से वो बार बार ना वैसिलेट करते हैं। क्या करते हैं? वैसिलेट वैसिलेट करते हैं कि मारा है कि नहीं मारा है, करूँ, शुड आई टेक रिवेंज और नॉट, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके फादर को क्लॉडियस ने एक्चुअली मारा था या नहीं, वो क्या करते हैं, एक प्ले स्टेज करते हैं। कौन सा? मर्डर ऑफ गुंजागो। ये प्ले स्टेज करते हैं मर्डर ऑफ गुंजागो। और इसकी जो स्टोरी होती है ना उसमें, एक मिनट यार, तो ये जो मर्डर ऑफ गुंजागो होता है, इसमें वो एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे क्लॉडियस ने हैमलेट को मारा है, किंग हैमलेट को मारा है। तो वो चीज़ वो स्टेज कर रहे हैं और वो देखना चाहते हैं क्लॉडियस के एक्सप्रेशन, है ना, ताकि उन्हें पता चल सके, हैमलेट को पक्का पता चल सके कि क्लॉडियस ने किंग हैमलेट को मारा है या नहीं मारा है, ठीक है। तो कौन सा प्ले स्टेज करते हैं? मर्डर ऑफ गुंजागो। गुंजागो, जिसे द माउस ट्रैप भी कहते हैं, ठीक है, द माउस ट्रैप भी कहते हैं। और जब ये प्ले स्टेज हो रहा होता है ना, तो क्लॉडियस जो होते हैं ना वो ठीक नहीं फील कर रहे होते, वो उठ के ना उस जगह से ही निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो अब हैमलेट को ये चीज़ पक्की हो जाती है कि हाँ, मर्डर तो क्लॉडियस ने ही किया है। लेकिन हैमलेट क्या, ऑब्वियसली चलो ठीक है, अब हैमलेट जा रहे हैं, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो क्लॉडियस को मर्डर करेंगे टू अवेंज व्हाट, द डेथ ऑफ हिज ओन फादर। लेकिन जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि क्लॉडियस जो है वो प्रे कर रहे हैं। वो क्योंकि वो प्रे कर रहे हैं, तो अब हैमलेट को लगता है कि यार ये तो इस टाइम अगर मैंने इनको मारा तो ये हेवन में जाएंगे, और हैमलेट नहीं चाहता कि वो हेवन में जाए, है ना। तो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपनी मम्मी के पास जाते हैं। जब अपनी मम्मी के पास जाते हैं, किसके पास? गर्टरूड के पास। तो वो ना अक्यूज़ करते हैं उनको कि आपने क्लॉडियस से शादी कर ली, ये वो। और वहाँ पे उन्हें आवाज़ आती है कि पर्दे के पीछे कोई है। तो वो देखते भी नहीं है कि पर्दे के पीछे कौन है, वो बस स्वॉर्ड निकालते हैं और बस पर्दे के थ्रू ही वो उसको मार देते हैं, जो भी पीछे होता है, क्योंकि वो अज्यूम करते हैं कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस होंगे। क्योंकि गर्टरूड के हस्बैंड हैं, तो गर्टरूड के कमरे में कोई पर्दे के पीछे है तो वो क्लॉडियस ही होंगे अकॉर्डिंग टू हैमलेट। लेकिन वो होते नहीं है क्लॉडियस, वो होते हैं पोलोनियस, ठीक है, वो पोलोनियस होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली क्लॉडियस को मारने के चक्कर में हैमलेट पोलोनियस को मार देते हैं। अब देखो, आपने पोलोनियस को मार दिया, कोई इनकी गलती भी नहीं थी।
तो ऑब्वियसली बात है, पोलोनियस का जो बेटा होगा उसको गुस्सा तो आएगा हैमलेट के ऊपर। तो अब रिवेंज लेने कौन आएगा? लाएर्टिस। हैमलेट से रिवेंज लेने आएगा वो। और अब देखो सिचुएशन, देखो आप, ओफीलिया जिसके पापा को मार दिया, ठीक है, वो हैमलेट को प्यार भी करती है। हैमलेट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। हैमलेट अब ओफीलिया को बोलते हैं कि कि मतलब हैमलेट का विश्वास ही नहीं है मैरिजेस में, और वो बोलते हैं कि लड़कियां जो हैं वो सिर्फ सिनर्स को पैदा करती हैं। अब वो किस स्टेज ऑफ माइंड में होंगे, उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा बोला होगा, पर वो ओफीलिया को ऐसा बोलते हैं। तो ओफीलिया ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दी हुई होती हैं हैमलेट ने। तो ओफीलिया को देखो दो दुख हैं, एक तो हैमलेट ने छोड़ दिया, दूसरा पोलोनियस उनके पापा नहीं रहे। तो ओफीलिया शी गोज़ मैड, ठीक है। ओफीलिया इज़ द वन हु रियली गोज़ मैड इन द प्ले। हैमलेट का कन्फ्यूजन है, हैमलेट का ये नहीं पता चलता पूरे प्ले में कि वो सच में मैड हैं कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो मैड हैं। तो कई बार क्लॉडियस भी देखने की कोशिश करते हैं कि हैमलेट सच में मैड है कि प्रिटेंड कर रहा है। तो जो भी है, तो ओफीलिया जो है उनके साथ देखो कितना बुरा हुआ है, तो वो मैड हो जाती हैं। और वो एक ऐसा सीन है प्ले में कि वो इनविजिबल फ्लावर्स दे रही हैं लोगों को, इनविजिबल फ्लावर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है प्ले का। इन जो फ्लावर्स हैं एक अच्छा एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है, तो ये याद रखना, ये जो इनविजिबल फ्लावर्स वो दे रही होती हैं। तो ठीक है, ये है। फिर इस सब में एक चीज़ है कि हैमलेट को, क्योंकि वो पोलोनियस को मार चुके हैं, ठीक है, तो क्लॉडियस को ये बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है कि वो हैमलेट को किसी तरीके बाहर, मतलब किसी तरीके भेज दें दूर, इंग्लैंड सॉरी डेनमार्क से किसी तरीके। तो उसे भेज देते हैं, कहाँ भेजते हैं? इंग्लैंड को भेजते हैं। किसके साथ भेजते हैं? रोजनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डनस्टर्न, इनके साथ वो इंग्लैंड को भेज देते हैं। किसको? हैमलेट को। कौन भेज देता है? क्लॉडियस। प्लस वो एक लेटर लिखते हैं, किसको? किंग ऑफ इंग्लैंड को। वो ये लिखते हैं कि हैमलेट को मार दिया जाए, ठीक है। वो किंग ऑफ इंग्लैंड को ये मैसेज लिख के भेजते हैं, वो सील्ड होता है। तो रोजनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डनस्टर्न ने किंग ऑफ इंग्लैंड को देना होता है। पर हैमलेट बहुत इंटेलिजेंटली क्लॉडियस की जो हैंड राइटिंग है उसी हैंड राइटिंग में लिखते हैं कि रोजनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डनस्टर्न को आपको मारना है, ठीक है। तो इस चक्कर में रोजनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न मर जाते हैं, और उनको कौन मारता है? किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि क्लॉडियस ने बोला है, लेकिन बोला किसके लिए होता है क्लॉडियस ने? कि हैमलेट को मारना है, ठीक है। तो वहाँ से तो हैमलेट हो जाते हैं, चलो बच जाते हैं। लाएर्टिस जो हैं ये जब वापस आते हैं डेनमार्क, ये होते नहीं है डेनमार्क में, जब ये वापस आते हैं और ये देखते हैं कि इनके पापा मर चुके हैं, इनकी जो बहन थी उसकी इतनी बुरी हालत है। फिर अल्टीमेटली ओफीलिया जो है वो एक्चुअली अपने आप को सुसाइड कर लेती है, वो रिवर में ड्राउन हो जाती है। तो मतलब लाएर्टिस को देखो, दो पीपल ऑफ हिज फैमिली ही हैज़ लॉस्ट, और अब उनको रिवेंज चाहिए। तो वो रिवेंज लेते हैं हैमलेट से, और ये रिवेंज लेने का जो इनका मकसद है, इसमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं क्लॉडियस, और वो लाएर्टिस को और भड़काते हैं कि हाँ, हैमलेट इज़ द वन रिस्पॉन्सिबल, हैमलेट इज़ द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलोनियस डेथ एंड ओफिलियाज डेथ, ठीक है। तो लाएर्टिस इसीलिए हैमलेट को अब चैलेंज करेंगे इन अ डुअल। अब डुअल जो है ना वो फ्रेंडली भी होते हैं, आप अपना एक दूसरे से फाइट कर रहे हो देखने के लिए किसकी स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है। तो डुअल में इनवाइट करते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सीन है कि जब ओफीलिया का ग्रेव डिग हो रहा होता है ना, तो जो दो ग्रेव डिगर्स हैं वो बात कर रहे होते हैं आपस में। तो वो ये भी बात करते हैं कि यार कैसे सुसाइड के लिए वैसे आपको एक बरियल नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि ओफीलिया है एक अच्छी परिवार से हैं तो उनको कुछ मतलब मिल जाएगा फिर भी थोड़ा बहुत राइट्स के साथ। जब हैमलेट ये सब देख रहे होते हैं ना, ग्रेव डिगर्स जब वो ग्रेव के लिए वो खुदाई कर रहे हैं, तो वो दे कम अक्रॉस अ स्कल, है ना। एक स्कल दिखता है उनको वहाँ पे, पहले से ही बरी हुआ होगा वो स्कल होता है यॉरिक का। यॉरिक, YORICK, यॉरिक का होता है वो स्कल। यॉरिक क्या होते हैं? एक जेस्टर होते हैं, फूल होते हैं, जिसे आपने शेक्सपियर के प्लेज में देखे होंगे। तो जब जब हैमलेट देखते हैं ना ये सब, तो उन्हें बड़ा ऐसे ना सोचते हैं वो कि यार जो अच्छा होता है उसके साथ भी यही होता है, जो जो बुरा होता है उसके साथ भी यही होता है, अल्टीमेटली सब ने मर ही जाना होता है। तो वो कुछ एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले जो उनके थॉट्स हैं वो आप देखते हो उसमें। तो फिर चलो, जब उनको डुएल के लिए बुला लिया फिर अब लाएर्टिस ने, तो वो गए।
डुएल के लिए। अब प्लानिंग देखो क्लॉडियस ने क्या की हुई है। क्लॉडियस एक जो स्वॉर्ड होती है जो लायोटिस के पास होती है, क्योंकि अब लायोटिस और हैमलेट आपस में लड़ेंगे राइट, तो लायोटिस की जो स्वॉर्ड होती है ना उसको वो पॉइजन कर देते हैं ताकि जब वो हैमलेट के ऊपर लगे तो हैमलेट पॉइजन से मर जाए। ठीक है, तो लायोटिस की स्वॉर्ड पॉइजन होती है। प्लस वो एक ना वाइन भी तैयार करते हैं और उसको भी पॉइजन किया होता है उन्होंने कि बाई चांस अगर स्वॉर्ड से नहीं भी मरा हैमलेट तो उनको वो वाइन दे देंगे जो पॉइजन होगी। जब अगर वो मतलब मान लो हैमलेट ही जीत गया डुएल में तो वो उसको वो वाइन दे देंगे वो जीत की खुशी में, तो वो तब भी मर जाएंगे। अब होता क्या है कि जब इनकी स्वॉर्ड ये शुरू करते हैं अपना डुएल तो लाइटेस्ट सक्सेसफुल होते हैं, वो कट लगा देते हैं हैमलेट को अपनी स्वॉर्ड से, तो वो ऑब्वियसली पॉइजन अब उनकी बॉडी में जा चुका है और वो अब इवेंचुअली मर जाएंगे। लेकिन वो जब वो फाइट कर रहे होते हैं ना तो स्वॉर्ड्स गिर जाती हैं उनकी और वो एक दूसरे की स्वॉर्ड उठा लेते हैं। लाइक हैमलेट गलती से लाइटिस की स्वॉर्ड उठा लेता है और उसी से फिर वो लाइटिस को भी वूंड कर देता है। तो वही सेम स्वॉर्ड जिसने हैमलेट के अंदर पॉइजन डाला वो अब लाइटिस के अंदर भी पॉइजन डाल देगी। तो अब इतना पक्का हो गया कि लाइटिस भी इज़ गोइंग टू बी डेड। तो इतने सब में जब हो रहा था तो गर्ट्रूड जो है वो वाइन पी लेती हैं जो पॉइजन होती है, तो अब गर्ट्रूड भी मरने वाली है। जो ये होता है क्लॉडियस, जो हैमलेट होते हैं ये इनको पॉइजन पिला देते हैं सेम वे जैसे इनके पापा को मारा होता है क्लॉडियस ने, हैमलेट क्लॉडियस को वो पॉइजन पिला देते हैं तो क्लॉडियस भी अब मर जाएंगे। लाइटस और हैमलेट एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं मरने से पहले, इनको पता चल जाता है कि क्लॉडियस ने क्या किया है और एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। और जब ये सब हो रहा होता है तब फोर्टिन ब्रास जो होता है, फोर्टिन ब्रास की आर्मी अप्रोच कर रही होती है। तो हैमलेट ना होरेशियो को बोलता है, होरेशियो जो उसका अच्छा दोस्त होता है उसको बोलता है कि फोर्टिन ब्रास को देना डेनमार्क का जो किंगडम है वो फोर्टिन ब्रास रूल करे, ये वो चाहते हैं हैमलेट। फोर्टिन ब्रास होते कौन है एक्चुअली? फोर्टिन ब्रास इज़ द सन ऑफ हिज फादर, मतलब ऑब्वियसली सन ऑफ हिज फादर, लेकिन जो इनके पापा होते हैं और हैमलेट के जो पापा होते हैं इन्होंने आपस में कभी लड़ाई की होती है और हैमलेट के पापा ने काफ़ी ज़्यादा एरिया इनका एक्वायर कर लिया होता है, तो उसी एरिया को वापस लेना चाहते हैं फोर्टिन ब्रास और उसी में वो कोशिश कर रहे होते हैं काफ़ी टाइम से। तो फोर्टिन ब्रास जब आए हैं तो हैमलेट बोलते हैं कि फोर्टिन ब्रास को आप दे दो किंगडम, फोर्टिन ब्रास का होना चाहिए। इस प्ले की लास्ट लाइन देखो आप, लास्ट लाइन के लास्ट पैराग्राफ बताऊंगी मैं आपको। लास्ट में वो क्या बोलते हैं, फोर्टिन ब्रास का है जो लास्ट आपका अम, अम, जो बोलते हैं वो बोलते हैं, लेट फोर कैप्टन्स बियर हेमलेट लाइक अ सोल्जर टू द स्टेज फॉर ही वॉज लाइकली हैड ही बीन पुट ऑन टू हैव प्रूव्ड मोस्ट रॉयल एंड फॉर हिज पैसेज द सोल्जर्स म्यूजिक एंड द राइट ऑफ वॉर स्पीक लाउडली फॉर हिम। टेक अप द बॉडीज, such a sight as this becomes the field, but here shows much amiss. Go bid the soldiers shoot. ठीक है, ये लास्ट लाइन्स हैं कुछ। um, अब क्योंकि हैमलेट इम्पॉर्टेंट है यार तो इसमें से कई बार लिटरली कोई भी लाइन आपसे पूछ सकते हैं, ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट होंगे लेकिन इतनी सारी इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं कि मतलब वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए आपको करवाना, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप प्ले खुद भी पढ़ें और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपको बता देती हूँ। एक है, देर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ द स्पैरो। देर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ द स्पैरो। ठीक है, फिर इसमें है, क्या मैंने लिखा नहीं है, एक मिनट। चलो ठीक है, इसमें इसमें एक और लाइन थी,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। 1 मिनट यार। जब हैमलेट मरते हैं ना तो जो लास्ट लाइन वो बोलते हैं द रेस्ट इज़ साइलेंस। इम्पॉर्टेंट लाइन है बहुत ज़्यादा, उनके लास्ट वर्ड्स हैं ये इस वर्क में। जो टी.एस. एलियट का वर्क है ऑब्जेक्टिव, मतलब उनका जो वर्क है उसमें ऑब्जेक्टिव रिलेटिव कोरिलेटिव करके वो एक टर्म देते हैं। ये जब आप क्रिटिसिज्म पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे इसको कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में वो एक एग्जांपल देते हैं हैमलेट का। तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो हैमलेट का एग्जांपल देते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को एक्सप्लेन करने के लिए। कौन? टी.एस. एलियट। ठीक है। जो जो रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डेनस्टर्न है ना, ये एक वर्क देखोगे आप टॉम स्टॉपर्ड का, वो भी एक ब्रिटिश राइटर ही हैं। टॉम स्टॉपर्ड लिखते हैं रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डेनस्टर्न आर डेड। ठीक है, गिल्डेनस्टर्न बताइए मैंने स्पेलिंग पीछे, आर डेड। ये उनका वर्क है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ये इसमें क्या करते हैं वो रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डेनस्टर्न जो साइड कैरेक्टर्स हैं हैमलेट में, कौन से वाले हैं ये जो हैमलेट को लेके जाते हैं इंग्लैंड के किंग के पास, क्योंकि हैमलेट को उनको एग्जीक्यूट करवाना होता है किसके ऑर्डर्स के बेसिस पे, क्लॉडियस के। लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं और हैमलेट उनको एग्जीक्यूट करवा के आ जाते हैं। तो जो भी है रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डेनस्टर्न के ऊपर फोकस है इस वर्क में, टाइटल से ही पता चल रहा है इनके ऊपर फोकस है। और हैमलेट की जो स्टोरी है ना वो बैकग्राउंड में चलती है। ठीक है, तो टॉम स्टॉपर्ड का ये हो गया। फिर इसमें इस वर्क में ना सॉलिलोक्वीज काफ़ी हैं हैमलेट की और वो इम्पॉर्टेंट हैं, हो सके तो उनको देखना। मैं आपको सॉलिलोक्वीज समझा रही हूँ कि सॉलिलोक्वीज क्या होती हैं। सॉलिलोक्वीज होती हैं जब स्टेज पे बंदा बोल रहा होता है, वो या तो ऑडियंस को एड्रेस कर रहा होता है या खुद से ही बात कर रहा होता है, पर वो किसी प्ले के किसी कैरेक्टर से बात नहीं कर रहा होता। वो क्या होता है? सॉलिलोक्वी। ठीक है, तो इस प्ले में हैमलेट की काफ़ी हैं सॉलिलोक्वीज, तो वो थोड़ा सा अगर पढ़ सको तो अच्छा रहेगा। और बस यही बताना है मुझे आपको इस वर्क में। ठीक है, चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अगले वर्क्स फिर आगे देखते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। कुछ फीडबैक होगा तो मुझे बताना, और कोई गलती हो गई होगी तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और पढ़ते रहना, एंड बाय बाय।